हाँ जी, तो कैसे हैं प्रश्न, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पूरा निचोड़ भाई साहब, जिसका नाम है ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट। मेरे पास तो इस चैनल पे लगभग 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, तो सोचे कि आपके लिए प्रश्न तो गिफ्ट दिया जाए और बवाल वाला वीडियो लाया जाए। देखिए प्रश्न, सबसे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रसायन विज्ञान जो होता है प्रश्न यानी केमिस्ट्री, उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 12th क्लास की बात हो रही है। भौतिक रसायन, कार्बनिक, जिसमें प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों से प्रश्न आपको 70 नंबर के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न, तो आज हम लोग चैप्टर 1 का निचोड़ आपके सामने देते हैं, द सॉलिड स्टेट का। भाई साहब इसी प्रकार प्रश्न तो हर एक चैप्टर का हम दे देंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम में आता है। सबसे पहले प्रश्न तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इस अध्याय में हम अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनिक स्तर पर ठोस यौगिकों की संरचना का अध्ययन करते हैं एवं इसके अतिरिक्त ठोस पदार्थों के भौतिक गुण को व्याख्या करते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी जानकारी के लिए। अब मेरे पास तो सबसे पहले बात होती है ना, जो अणु, परमाणु अथवा के पर आपको प्रश्न तो बताना होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस परिभाषित करें। तो देखिए, अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के बनावट के आधार पर ठोस के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है भाई साहब, सबसे पहला प्रश्न तो क्रिस्टलीय ठोस। अब जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वह ठोस यौगिक जो वास्तविक ठोस अवस्था में होता है तथा जिनके निश्चित एवं अभिलाषणिक ज्यामितीय आकृति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। देखिए भाई साहब, ये मेरा प्रश्न तो हाथ से नोट्स लिखा गया है। हम जानते हैं कि क्लास 12 कितना हार्ड, मतलब 10th का प्रश्न तो 3 गुना इसमें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी, तो चिंता न कीजिएगा, पूरे निचोड़ आपके साथ होगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में प्रश्न तो उसे कहेंगे ना जिसका आकार जो निश्चित हो, एक अभिलाषणिक ज्यामिति हो, आकृति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, अब मेरे पास तो ये आपको इतना जरूरी नहीं है लिखना, हम जो बता रहे हैं वही आप कीजिए। जैसे लिख लीजिएगा लवण, सकरा, हीरा, ग्रेफाइट आदि। फिर लिखेंगे प्रश्न तो अक्रिस्टलीय ठोस। नाम है अलज्ञा, यानी उसका उल्टा होगा। वह ठोस यौगिक जिसका निश्चित एवं अभिलाषणिक ज्यामितीय आकृति नहीं होता है एवं जो अतिस्थिति द्रव अवस्था में या काल्पनिक ठोस अवस्था में होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब ये आपको नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना भाई साहब। फिर ये लिखिएगा जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, गलित सिलिका, उच्च। अब उसके बाद देखिए VVI क्वेश्चन आ गया ना कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए प्रश्न, तो जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित अंतर है, लिख लीजिएगा। उसके बाद जानेंगे भाई साहब कि एक साइड लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस, एक साइड लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। इसका देखिए प्रश्न, तो किसी निश्चित एवं अभिलाषणिक ज्यामिति होती है, इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। अगर आप क्लास 11th में भी है तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, आपको फायदा ही होगा। इससे देखिए, यह निश्चित ताप पर पिघलता है। ठोस जो होता है प्रयास तो क्रिस्टलीय ठोस, वो निश्चित ताप पर पिघल जाता है, जबकि यह ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। इसका गलन ऊष्मा निश्चित एवं नियत होती है और इसकी गलन ऊष्मा निश्चित एवं नियत नहीं होती है। यह मेरे प्रयास तो विषमदैशिक प्रकृति का, तो ये समदैशिक प्रकृति का होता है। 5 गो लिखिएगा 4 भी काफ़ी है। यह वास्तविक ठोस अवस्था में होता है, यह काल्पनिक ठोस अवस्था में या अतिस्थिति द्रव अवस्था में रहता है। यह दीर्घ प्रास्थी अवस्था होता है, ये लघु प्रास्थी। आपको 2 नंबर में आएगा ना तो 3 ही लिखिएगा, इतना थोड़े लिखना है जी। अब देखिए प्रश्न तो समदैशिक और विषमदैशिकता क्या है समझ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो। समदैशिक का मतलब समान होना। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति को होते हैं, इसका अर्थ है कि ऐसे ठोसों के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रश्न तो जैसे रबड़ कांच, इसमें लिख लीजिए। आज आप देखिए, अब बचा विषमदैशिक। नाम है भाई साहब विषम, यानी अलग अलग। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात ऐसे ठोसों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब देखें प्रश्न तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सिर्फ वो बताते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि जालक बिंदु, लैक्टिक पॉइंट अथवा जालक स्थल क्या है, लैक्टिक स्पेस। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के कण में कौन कौन आते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन, हमेशा एक दूसरे को सापेक्ष स्थिति को बिंदु द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहा जाता है। देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेव्स जालक किसे कहते हैं। तो देखिए 7 मूल क्रिस्टलीय तंत्र को 14 विभिन्न क्रिस्टलीय जालकों में पुनः बांटा गया है, जो किसी जालक बिंदुओं को सजावट पर निर्भर करता है। इसी प्रकार प्रश्न तो 14 जालक संभव है जिसे ब्रेव्स जालक कहते हैं। जैसे पहला घनीय है, आप डायग्राम भी देख लीजिए, इसमें BCC FCC आगे इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं BCC क्या है, FCC। फिर प्रश्न तो आप देख लीजिए दिसम लंबाच, विषम लंबाच, ठीक है, एकंताच, आपको लिख लेना, ये छोड़ना नहीं है ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न तो ये क्वेश्चन आता है कि उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। तो परमाणु की वह संख्या जो किसी खास परमाणु के संपर्क में होती है उन धातुओं की उपसंयोजन संख्या कहलाती है।
अब देखिए इतना ही छोटा भी आप याद रखिएगा ना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा याद करने, नहीं संभव है मेरे पास तो हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा से देखिए याद नहीं ना होता है वो कम से कम इतना जरूर याद कीजिए कि एग्जाम में आए तो आप छोड़िए नहीं, लिख के आइएगा। और देखिए संकुलन क्षमता, पैकिंग ऑफ पैस्टो रिएक्शन, ध्यान दीजिए अवयवी कण, देखिए पैस्टो तो इसमें जब भी आपको बोलेंगे ना कि अवयवी कण तो परमाणु, अणु अथवा आयन किसी भी प्रकार से संतुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान हमेशा मुक्त रहता है, अतः कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित या संपूरित का मतलब तो भरा रहता है संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए प्रश्नों, ये मेरे पास तो एग्जाम में आपको पूछे जाते, याद रखना होगा। अंतः केंद्रित एकक कोशिकीय यानी बीसीसी अवयव कणों का औपसरण संख्या, उसके संकुलन क्षमता घनत्व का गणना करें। ये एग्जाम में 100% प्रश्न तो पूछा गया है और आता भी है। देखिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयव कणों का एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक कोने पर प्रश्न एकक कोशिका उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम से समझना होगा। इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण एकक कोशिकीय के अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र का मतलब प्रश्न एकदम बीच में, डायग्राम तो आपको दिख ही नहीं रहा है चलिए ध्यान दीजिएगा, अवयवी कण एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं एवं अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयव कण एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कणों का स्पर्श करती है। ये जो होता है प्रश्न ये प्रत्येक कोनों पर स्पर्श करती है, जैसे यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, इस फिगर से अब देखिए प्रश्न कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका के प्रत्येक कोनों पर एकक अवयव कणों को उपस्थित है, इसीलिए अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं को अवयवी कणों का उपसन संख्या 8 होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न तो सभी कोना पर एकक गो रहेगा जी, फिर एक बीच में होता है अंतः केंद्रित पर, और जो बीच पर आता है प्रश्न वो सभी कोनों से स्पर्श करती है। इतने आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये बनाना है त्रिभुज एबीसी में हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो इसमें ले लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर यानी कर्ण हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये तो आप पढ़े ही होंगे क्लास 10th में, तो प्रश्न तो आपको बनाना होगा। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, क्योंकि संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपको हल थोड़ा सा तो करना ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं, फिर ए सी डी में चलेंगे उसी प्रकार, तो सभी का मान दिया गया डायग्राम से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से प्रश्न तो हल कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब बीसीसी प्रति इकाई कोशिका उपस्थित परमाणु संख्या Z बराबर 1/8 + 8, अंतः केंद्रित पर जितना भी परमाणु उपस्थित रहेगा, तो देखिए 8 से 8 कट गया भाई साहब, एक तो एक कितना हो गया 2। अब बीसीसी संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा प्रश्नों Z गुने पर एक परमाणुओं का आयतन और घनीय का कोशिका का आयतन गुने 100। तो ये मेरे पास तो आपको लिखना है और इसको हल करना है, थोड़ा सा हल कीजिएगा तो इसका निकल जाता है। मेन आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि बीसीसी में पास तो संकुलन क्षमता कितना होता है 68%। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है आपको, और सब्जेक्टिव जो आएगा भाई साहब तो आपको पूरा लिखना होगा। देखिए इतना सारा पढ़ने के लिए हो जाता है ना, बड़ा बड़ा थोड़ा सा हो जाता है, यही चलते प्रयास तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और कुछ है नहीं। ठीक ना, उसके बाद प्रयास तो इसी प्रकार आपको FFC आएगा, ये याद रखिएगा। फलक केंद्रित घनीय कोशिका में अवयवी कणों को फलक केंद्रित घनीय को ही बोलते हैं FFC। अब ये मेरे पास तो आपको खुद देखिए पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है भाई साहब, आज इस गर्मी में वीडियो बना रहे हैं ना पंखा बंद करके। और उसी प्रकार सेम टू सेम है, इसमें जो बोलेगा ना आपको याद करना होगा। सबसे पहले ये याद कर लीजिएगा, फिर डायग्राम को इसी के अनुसार बना लिया जाता है। ठीक है, और यही समीकरण फर्स्ट और सेकंड को रचना करेंगे, और इसमें भी कितना होता है प्रश्न तो ये याद रखिएगा। जब हल करिएगा ना, हल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है ना जी, देखिए ऊपर से लेके ये मेरे प्रश्न तो हल ही बहुत इसका लंबा आ जाता है जी, क्या कीजिएगा भाई साहब, हम भी बहुत मेहनत किए थे ठीक है, चलिए यहाँ में प्रश्न आपको 74%, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें होता है कितना 74%, उसमें कितना होता है 68%। देखिए यहाँ से भाई साहब आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, रिक्तियाँ और त्रिज्यानुपात और उपसंयोजन संख्या के नंबर यानी संख्या कितना होता है। रैखिक रिक्ति में प्रश्न तो कहाँ से कहाँ 0 से लेके 0.155 यानी 155, और इसका ऑप्शन संख्या कितना होता है 2। ये याद कीजिएगा ना तो आपका एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। जैसे बीसीसी में प्रश्न तो कहाँ से, तो 0.732 से कहाँ तक जी 1 तक, और इसका ऑप्शन संख्या 8। FCC का कितना होता है 12। उपसंयोजन संख्या बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद कर दिया। देखिए प्रश्न तो अगर पूरा आप PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर प्रश्न तो आपको व्हाट्सअप करना होगा, आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फुल मिलेगा। इसमें प्रश्न तो बस वही क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए भाई साहब, इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु दोष या रैखिक दोष को परिभाषित करें। देखिए बिंदु दोष, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर
आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल को बिंदु दोष कहते हैं। जैसे बिंदु दोष तो है प्रश्न, तो देखिए ये कोई भी डायग्राम से बना सकते हैं और इसके चारों अनियमितता है, कोई मिला हुआ नहीं है, तो ये एक बिंदु दोष हो गया। वैसे प्रश्न तो रैखिक दोष लिखेंगे कि किसी जालक बिंदु के संपर्क पंक्तियों में आदर्श व्यवस्था में अनियमितता है, पूरे पंक्ति में ही प्रश्न अनियमितता है मतलब गलत तरीका से रहता है, तो वो रैखिक दोष हो जाता है। आप फिगर पढ़ सकते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को व्याख्या करें। बिंदु दोष में प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के, अस्ट्रोसोमेट्री दोष, नॉन अस्ट्रोसोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। ठीक है, अब देखिए तो सभी का प्रश्न हम लोग नहीं जानेंगे, बस आपको देखिए हम बताते हैं, वही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए वीवीआई किया हुआ है 5 नंबर का। ठीक है, मेरे पास तो फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोष में अंतर, बाकी उतना आपको नहीं लिखना है, सब जो बता रहे वही लिखिए। फ्रेंकल दोष, लघु आयन साधारणतः धनायन जो अपनी वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है। एक जो धनायन उत्तर प्रश्न वो अपने स्थान से विस्थापित होकर कहाँ पे चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है, अपना वास्तविक स्थान को ऋतिका दोष एवं नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न करता है। अब यहाँ से प्रश्न तो यहाँ आ गया, तो ये तो स्थान खाली हो गया, और जैसे ही खाली होगा तो कौन दोष होता है, रिक्तिका दोष, और नए पर गया प्रश्न तो अंतराकाशीय दोष उत्पन्न करता है, इसे ही फ्रेंकल दोष कहते हैं। आप ये याद कर लीजिएगा, इतना कोई जरूरी नहीं है याद करना, याद नहीं, अगर याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। हम मेरे पास तो इसी तरीका से याद करते थे, इसमें याद कर लिए, इतना याद हो गया, इसमें से थोड़ा बहुत याद किए, बाकी ये लिख लेते हैं कि ZNS, AgCl, AgBr इतना प्रश्न तो ये सब कौन सा तरह के लघु आयन के कारण यह दोष पाए जाते हैं, और ये डायग्राम पार लीजिएगा, हो जाएगा काम। देखिए इसी में से कहा था भाई साहब, एक जो ऋतिका दोष उत्पन्न कर दिया, यही प्रश्न तो बीच में आ गया, अंतराकाशीय दोष बन गया। ठीक है, ये फ्रेंकल दोष हुआ, और इसी का एक भाई है शॉर्टकी दोष, दोनों आता है जब भी आएगा तो ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन जालक स्थल से लुप्त हो जाते हैं। जब भाई साहब धनायन लुप्त होगा ना तो एक ऋणायन भी लुप्त होगा, और ये सब किस में होता है ये भी देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पास तो प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये धनायन गायब हो गया, तो यहाँ से एक ऋणायन भी गायब हो जाता है, ताकि प्रश्न इसका जो उदासीनता होता है ना वो बनाए रखे। और ये सब किस में होता है, CaCl में, NaCl में, KCl में। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा कि CaCl में कौन सा दोष होता है, तो शॉर्टकी दोष याद रखना है। देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर भी पूछा जाता है, या तो प्रश्न तो आपसे इससे पूछ देगा क्या है, और नहीं तो अंतर, तो वही आप लिख सकते हैं। देखिए इसे विस्थापन दोष कहते हैं, इसे रिक्ति दोष कहते हैं। इस दोष में आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, सेम टू सेम वही चीज लिखिएगा। और इस दोष के कारण ठोस का घनत्व में प्रश्न तो अतिरिक्त रहता है, जबकि इसमें घटाया जाता है। बस इतना बड़ा आपको नहीं लिखना, 3-4 लिख लिए ना काफ़ी है। देखिए एक क्वेश्चन भाई साहब यहाँ से फंसता है कि निम्नलिखित आयनिक क्रिस्टल को संरचना का वर्णन करें। NaCl प्रकार, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए NaCl मेरे पास तो देखिए क्लास 10th ना बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें आपको शॉर्ट करके पढ़ना ही होगा। शॉर्ट ऐसा कीजिए कि जो आप पढ़िए वो एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ऐसे मेरे पास तो आप पढ़ने के लिए पूरा स्वतंत्र है, पूरा पढ़िए। NaCl घनीय निविड़ संकुलन CCP प्रकार के संरचना बनाते हैं। इसमें अनेक आयन FCC जालक का निर्माण करते हैं, अर्थात Cl- आयन घन के 8 कोनों पर 6 पलकों के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। अब ये कब समझिएगा, फिगर से, ये आप लिख लीजिएगा। और ये सब में प्रश्न तो NaCl प्रकार होता है। देखिए यही फिगर आपको 8 कोनों पर भाई साहब उपस्थित होते हैं, ठीक है, बस इतना ही। और उसके बाद ZNS प्रकार, ये एग्जाम में नहीं आते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। CCl प्रकार, ठीक है, तो ये प्रश्न तो CCl प्रकार कैसा है, BCC प्रकार की होती है। इसमें सभी सरल घन के 8 कोनों पर Cl- था, 8 कोनों पर Cl- है, तो ये पढ़िएगा। और इसके बाद प्रश्न तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा एग्जाम में, चिंता नहीं करना है। मेरे पास तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि सर जी इसी प्रकार हर चैप्टर के बता दीजिए, तो हम मेरे पास तो जरूर बता देंगे आपको, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे जी। क्योंकि मेरे पास तो आपके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं, हम इस चीज़ से गुजरे हैं, ठीक ना, तो इसीलिए मेरे पास तो आपको वैसा चीज़ देंगे जो आपको काम आ जाए। देखिए ये 3 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये भी उतार लीजिएगा। अब मेरे पास तो हम लोग इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है, देखिए बिलियन। इसको भी हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। जब इस वीडियो पर आप लोग प्यार दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और पास तो एक कमेंट प्यारा भरा कर दीजिएगा, तो जरूर लाएंगे आपके, जल्दी आ जाएगा सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं पास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।